हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेक्चर 6 पे हैं और आइसोमरिज्म के। और मैंने आपको पिछले दो लेक्चर यानी लेक्चर 4 और 5 में ये सिखाया कि कैसे आइसोमर्स को आप है ना गिन सकते हैं, कैसे सिस्टमेटिकली गिना जाना चाहिए ताकि एक भी आइसोमर आपका छूटे नहीं और कहीं आपसे गलती ना हो। ठीक है, अब उसी चीज को मैं एक नए तरीके से आपको सिखाने वाला हूं। और यहाँ पर वहां पे हम गिनने का पूरा पेन उठाते थे, यहाँ पर गिनना नहीं पड़ेगा आपको, है ना। विल लर्न हाउ टू काउंट आइसोमर्स, not all isomers. This case might not be applicable in all the scenarios, लेकिन मैक्सिमम केसेस में से 90% केसेस में आप चीजों को गिन लेंगे। ठीक है ना, अगर अगर पूछा जाता है तो आप गिन लेंगे बिना गिने। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक को लेक्चर 6 तो कह ही रहा हूं, साथ में ये कह दे रहा हूं कि हाउ टू काउंट आइसोमर्स, हाउ टू काउंट आइसोमर्स विदाउट काउंटिंग। ठीक है, तो ये चीज आपको सिखानी है मुझे कि कैसे आप बिना गिने है ना आइसोमर्स गिन सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा ही सीधा सा ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप अल्कोहल गिनते हैं तो ये चीज जो है वो फिक्स रहती है, दिस इज फिक्स्ड। और ये चीज जो है आपकी ये फिक्स्ड रहती है, और जो वेरी करता है वो ये ब्लू वाला पोर्शन वेरी करता है, दिस वेरीज, बदलता है, वेरीज। ठीक है, या अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं ना, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं कि सर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड गिन रहा हूं RCOH, तो अगेन दिस पोर्शन रिमेन्स कांस्टेंट, फिक्स्ड। ठीक है, एंड दिस पोर्शन वेरीज। ठीक है, बदलता है, वेरी करता है, दिस पोर्शन वेरीज। ऑन द सेम लाइंस अगर मैं एक अमीन ले लूं, है ना, अगर एक ईथर ले लूं तो उसमें दो पोर्शन ऐसे हो जाते हैं, है ना। ये पोर्शन फिक्स रहेगा, दिस इज फिक्स्ड एंड दीज टू पोर्शन वेरी, ये वेरी करता है, ये वेरी करता है। ठीक है, दिस वेरीज, दिस ऑल्सो वेरीज। ठीक है, ये दोनों वेरी करते हैं। ठीक है, ऐसे तीन अमीन्स के केस में तीन लोग वेरी करने लगेंगे। तो जो लोग वेरी करते हैं एल्काइल ग्रुप्स, उनके वेरी करने की सीमा है कि एक कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप कितने फॉर्म्स में हो सकता है, या दो कार्बन वाला जो है कितने फॉर्म्स में हो सकता है। ठीक है, तो जो चीज बार बार वेरी कर रही है उसको हम लोग एक बार कैलकुलेट कर अगर याद कर ले कि भाई एक कार्बन के कितने अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, दो कार्बन के कितने अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, अगर हम वो कर ले तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यही करते हैं कि कितने अल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए है ना काउंटिंग करते हैं अल्काइल ग्रुप्स की, काउंटिंग अल्काइल ग्रुप्स। तो अगर और मैं जितने एल्काइल ग्रुप्स काउंट करूंगा, मैं यहां पे एक टेबल बना देता हूं। ठीक है ना, मैं यहां पे एक टेबल बना देता हूं और यहां हम लोग उसको लिख लेंगे। ठीक है ना, नंबर ऑफ कार्बन यहां पे लिख लीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, और यहां पे लिखेंगे है ना नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो अगर एक कार्बन का मैं एल्काइल ग्रुप बनाना चाहूं तो सिर्फ एक ही बनेगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन मैं एक ही तरीके से हटा सकता हूं कि चारों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो एक कार्बन का मैं एक ही एल्काइल ग्रुप बना पा रहा हूं। ठीक है, जितने एल्काइल ग्रुप होते हैं उतने ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। मतलब क्या, अब एक जगह वेरिएबल है ना, वैलेंसी है, तो एक क्लोरीन उस जगह पे जुड़ सकता है। तो जितने एल्काइल ग्रुप होते हैं उतने ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव भी होते हैं। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मतलब जब किसी भी एल्केन में एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरो लग जाए तो उसे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कहते हैं। जितने जगह पर ये वैलेंसी हो सकती है उतनी जगह पर ही क्लोरीन जुड़ सकता है, उतने ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हो सकते हैं। तो काउंटिंग नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इज सेम एज काउंटिंग मोनो क्लोरो डेरिवेटिव।
तो हम एक्चुअली मोनोक्लोरो डेरिवेटिव या एमसीडी काउंट करना भी सीख रहे हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कल को यही क्वेश्चन आ जाता है कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होंगे, ठीक है, तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव भी गिनना सीख ले रहे हैं हम लोग। तो यहां पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स और मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। एक कार्बन का तो एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है, दो कार्बन के कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है हो सकते हैं। तो एक बार आप इधर से, अच्छा ये सिमेट्रिक है, ठीक है, अगर ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना, तो यहां और यहां एक ही बात है, एक बार यहां वैलेंसी हो सकती है यहां ना हो, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर सी 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 एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हो सकता है, ठीक है। अब बोले नहीं सर इधर से भी हो सकता है, अगर आप इधर से एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाते भी हैं, इसी चीज को आप पलट देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसी चीज को अगर आप रिवर्स कर देंगे तो ये मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। ऐसे ये मैं कह सकता हूं कि एक ही एल्काइल ग्रुप पॉसिबल है या एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल है। तो दो कार्बन के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप पॉसिबल होता है। तीन कार्बन के लिए कितने एल्काइल ग्रुप पॉसिबल होते हैं? तीन कार्बन के लिए ये हम लोगों ने काउंटिंग के समय सीखा भी है ना। एक बार हम किसी चीज की वैलेंसी यहां से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, ये और ये पोजीशन एक जैसा है। एक एल्काइल ग्रुप में हम यहां से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन है। तो तीन कार्बन के मुझे दो एल्काइल ग्रुप मिल सकते हैं, एक ये वाला और दूसरा जहां पे यहां वैलेंसी हो तो यहां से हाइड्रोजन दो, ठीक है। यानी एन प्रोपाइल और ये क्या हो जाएगा आपका सेक प्रोपाइल, दो आइसोमर मुझे मिल सकते हैं तीन कार्बन के। तो मैं यहां लिखता जा रहा हूं, है ना। मैं आज के बाद अब मुझे अगर कोई पूछेगा कि तीन कार्बन के कितने अल्कोहल होंगे, तो मैं बोलूंगा दो, क्योंकि यहां OH लग सकता है और यहां OH लग सकता है। अगर कोई मुझसे बोलता है कि तीन कार्बन के कितने कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं, नहीं, तीन कार्बन के कितने साइनाइड हो सकते हैं, तो नहीं, ऐसे करें, तीन कार्बन के कितने क्लोरो डेरिवेटिव हो सकते हैं मोनोक्लोरो, तो मैं कह सकता हूं फिर दो। अल्कोहल कितने हो सकते हैं? दो। कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन ना हो दो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो कैसे आ रहा है? मैं अल्कोहल नहीं गिन रहा हूं या मोनोक्लोरो डेरिवेटिव नहीं गिन रहा हूं, मैं बेसिकली एल्काइल ग्रुप गिन रहा हूं, क्योंकि अल्कोहल जो OH लगता है वो तो फिक्स होता है, OH जो है वो तो फिक्स होता है, ठीक है। जो बदलता है वो क्या है? R बदलता है, ठीक है। R जो एल्काइल ग्रुप है वो वेरिएबल है, वो बदलाव, उसमें बदलाव आता है, ठीक है। तो तीन कार्बन के दो एल्काइल ग्रुप होंगे, मैंने याद कर लिया। चलिए चार कार्बन का देखते हैं कितने एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं। तो अगर चार कार्बन के एल्काइल ग्रुप्स हम लोग देखते हैं तो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं। व्यूअर्स चाहें तो खुद भी चार कार्बन के एल्काइल ग्रुप्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चार कार्बन के एल्काइल ग्रुप्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चार कार्बन के जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो कैसे कैलकुलेट हो जाएंगे? पहले मैं चेन लिख रहा हूं, एक चेन, दो चेन। फिर मैं कह सकता हूं यहां एक ग्रुप अटैच हो सकता है, यहां से हाइड्रोजन निकालकर एक एल्काइल ग्रुप। देखिए ध्यान दीजिएगा कि हमेशा किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालकर ही एल्काइल ग्रुप बनता है, ठीक है। अब आप कितने तरीके से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं? मीथेन के सारे हाइड्रोजन एक जैसे थे, इसलिए सिर्फ एक ही हाइड्रोजन निकाल सकते थे। ईथेन के भी सारे हाइड्रोजन एक जैसे थे, चाहे यहां से निकाली चाहे यहां से निकाली तो एक ही जैसा होता है, इसलिए मैंने एक ही हो सकता था। लेकिन यहां पे ये हाइड्रोजन अलग है, this is 1 degree hydrogen and this is 2 degree hydrogen, they are different, this is again 1 degree hydrogen and similar है दोनों, ठीक है। इसलिए यहां पे सिर्फ दो ही एल्काइल ग्रुप पॉसिबल थे। तो याद रखिएगा एल्काइल ग्रुप्स उतने ही पॉसिबल हो सकते हैं जितने तरीके से हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो एक यहां से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, एक यहां से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सिमेट्रिक है, ये और ये पोजीशन सेम है, ये और ये पोजीशन सेम है। ऐसे में यहां से हाइड्रोजन निकाल सकता हूं, ये सारे पोजीशन सेम है, और यहां से, ठीक है। तो मैं मुझसे अगर कोई पूछे कि चार कार्बन के कितने एल्काइल ग्रुप होंगे, मैं ठीक है ड्रॉ जरूर कर दे रहा हूं, लेकिन हर बार ड्रॉ नहीं करूंगा। यहां पे दो हो जाएंगे, एक एल्काइल ग्रुप ये हो जाएगा, दूसरा ये वाला एल्काइल ग्रुप हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहां आ जाएगा सी 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 डैश, और एक हो जाएगा ये वाला जिसमें यहां एल्काइल ग्रुप हो, सी 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 सी, और यहां पे आ जाएगा डैश, ठीक है। तो मैं देख सकता हूं कि चार कार्बन के, है ना, चार कार्बन के चार एल्काइल ग्रुप पॉसिबल हैं, ठीक है। चार कार्बन के चार एल्काइल ग्रुप पॉसिबल हो गए, चार हैं। पांच कार्बन के देखे जाएं, ऐसे हम पांच कार्बन का निकाल सकते हैं। अब मैं
एक एक ड्रॉ नहीं करने वाला, मैं एरो से गिन लूंगा। जैसे यहां पे एरो है ना, ये वाला मतलब यहां वेरिएबल हो गया, ये वाला मतलब यहां वेरिएबल हो गया, ये वाला मतलब यहां वेरिएबल हो गया, ये वाला मतलब यहां वेरिएबल। तो मैं अब ड्रॉ नहीं करूंगा, एरो से हम लोग गिन लेंगे कितने तरह के है ना एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं। तो आइए 5 कार्बन के एल्काइल ग्रुप्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, है ना। 5 के लिए मैंने याद कर रखा है पहले से, 8 आने चाहिए, ठीक है। तो 8 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आएंगे 5 कार्बन में। आइए गिनते हैं। तो अगर 5 कार्बन वाला केस है, 5 कार्बन वाला केस अगर है तो गिनते हैं। 5 कार्बन का एक चेन तो सीधी सीधी ये हो जाएगी, दूसरी चेन ये हो जाएगी और तीसरी चेन ये हो जाएगी, ठीक है। तो इनमें गिनना है कितने एल्काइल ग्रुप्स लगा सकते हैं। यहां लगा सकते हैं तो ये और ये पोजीशन सेम हो जाएगा, सेकंड, सेकंड और थर्ड। 3 एल्काइल ग्रुप यहां हो गए। ये और ये पोजीशन बिल्कुल सेम है, इसलिए ऐसे हो गया। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। 4 एल्काइल ग्रुप यहां हो सकते हैं। एक एल्काइल ग्रुप यहां हो सकता है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि यहां भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। नहीं, यहां एल्काइल ग्रुप इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन नहीं है, पहले से ही कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो हाइड्रोजन है ही नहीं। आप वहां पे कोई भी एक एक्स्ट्रा आदमी नहीं जोड़ सकते। अगर आप जोड़ेंगे तो कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा, जो ऑक्टेट रूल का है ना वायलेशन है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहां पे 1 हो जाएंगे। तो 3 ये वाले हो गए, 3 और ये 4, 7 और 1, 8। तो मैं कह सकता हूं 5 कार्बन के टोटल 8 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है। 5 कार्बन के 8 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। 6 कार्बन के देखे जाए, चलिए 6 कार्बन के हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं कितने होंगे, और 7 कार्बन के कितने होंगे। इतना काफी है, ठीक है। 7 कार्बन से ऊपर अगर होगा तो संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि कोई उसे, अगर उसे ये ट्रिक नहीं पता तो गिन नहीं पाएगा। तो आशा है कि 7 कार्बन से ऊपर के केसेस आपको ना रेयरली ही मिलेंगे, ठीक है। तो 6 कार्बन का केस देखा जाए, 6 कार्बन में कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। तो एक चेन तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। दूसरी चेन हो जाएगी, चेन्स लिखिए पहले, फिर चेन में जाकर पोजीशंस लिखिए। 5 कार्बन, अब एक कार्बन कहां लगा सकता हूं मैं, यहां भी लगा सकता हूं, और 5 कार्बन में एक कार्बन में यहां भी लगा सकता हूं, ठीक है। ऐसे ही मैं 4 की चेन बना सकता हूं, 2 कार्बन में अगल बगल लगा सकता हूं, 4 कार्बन की चेन बना के ऐसे भी लगा सकता हूं। तो 6 कार्बन की चेन में इतने ही चेन्स पॉसिबल हैं। अब चेन्स में जाकर हम पोजीशंस देखेंगे। तो कहीं ना कहीं एक आइडिया लग रहा होगा आपको कि कल को मैं अगले लेक्चर में आपको जब क्लासिफिकेशन बताऊंगा आइसोमेरिज्म का, तो आपको क्लियर और ज्यादा हो जाएगा क्या कि डीबी देखकर हम फंक्शनल ग्रुप बाइफरकेट करते हैं कि इस फॉर्मूले से अल्कोहल हो सकता है, ईथर। फिर अल्कोहल बनाने में हम पहले क्या बनाते हैं, चेन्स में फर्क देखते हैं। देखिए चेन्स का फर्क है, ये 5-6 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की और 4 कार्बन की, तो ये सब एक दूसरे के साथ चेन आइसोमर हो जाएंगे। जब चेन फिक्स हो और पोजीशन में अंतर हो तो क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर हो जाएगा, जिनके बारे में मैं अगली बार बताऊंगा। तो मैं भले ही आपको कल नहीं, अगले लेक्चर में आपको मैं आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन सिखाऊंगा, लेकिन उसकी नींव पहले ही पड़ चुकी है। उस सारी चीजें जो मैं कल बताऊंगा सिर्फ मुझे नाम लेकर दिखाना है कि ये चीज है, बाकी आपने वो सब चीजें पहले पढ़ चुके हैं, चाहे वो फंक्शनल आइसोमर हो, चाहे वो चेन आइसोमर हो, चाहे वो पोजीशन आइसोमर हो। हाँ, नया कुछ मिलेगा तो वो मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर कितने हो जाएंगे, ये भी सिमेट्रिकल है, ये यहां से एक वेरिएबल हो सकता है, यहां से हाइड्रोजन हट सकता है, ये सेम है, ये सेम है। 3 एल्काइल ग्रुप यहां हो गए, ये और ये पोजीशन सेम है, 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही देखिए ये मॉलिक्यूल बिल्कुल सिमेट्रिक है, ये और ये पोजीशन सेम है, ये और ये पोजीशन सेम है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो यहां पे 5 और 4, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ठीक है। अच्छा यहां आइए, यहां पर पहली बात तो सिमेट्रिकल है, तो ये लेंगे तो ये नहीं लेंगे, ये और ये भी सेम पोजीशन है, ये भी नहीं लेंगे, ये लेते तब भी ये नहीं लेते, तो ये नहीं लेंगे तो ये नहीं ही लेंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं सिमेट्रिकल, हाँ ये डिफरेंट पोजीशन है, ये डिफरेंट पोजीशन है। आप देख लीजिए ये और ये पोजीशन एक जैसी है, और
ये और ये पोजीशन एक जैसी है, ये और ये पोजीशन एक जैसी है, तो ये अगर लिया तो ये नहीं लेंगे, ये लिया तो ये भी नहीं लेंगे, यहां से ये और ये भी सेम है तो ये नहीं, ये अगर लेते भी तब भी ये नहीं लेते, यहां तो ये भी नहीं लेंगे क्योंकि ये इससे मैच कर जा रहा है। तो यहां पर सिर्फ दो ही बन पाएंगे एल्काइल ग्रुप। यहां कितने बन पाएंगे? ये और ये एक जैसी पोजीशन है, ठीक है, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो सेम आएगा, इसलिए ये सारी चीजें ऐसे हो गई। यहां नहीं कर सकते, कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा, ये और ये, तो टोटल 3 हो जाएगा। तो मैं गिन सकता हूं यहां पे, है ना, 3 और 5 8 और 4 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं 6 के लिए, है ना, 17 आ जाएंगे, और 7 के लिए आइए गिन लेते हैं, ठीक है, 7 के लिए कितना आते हैं, फिर इस टेबल को हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है, और इससे ज्यादा अगर और जाने की जरूरत आपको कतई नहीं है, ठीक है। 7 कार्बन के कितने एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो गिन लेते हैं, एक ही बार गिनना है हमको। अगर हम सही सही गिन लेते हैं तो भविष्य में सिर्फ हमें नंबर ऑफ कार्बन और उनके सामने की ये संख्या याद रखनी होगी, ठीक है, कि 1 के लिए 1 होता है, 2 के लिए 1 होता है, 3 के लिए 2 होता है, 4 के लिए 4 होता है, 5 के लिए 8 होता है, 6 के लिए 17 एल्काइल ग्रुप होते हैं, और 7 के लिए अभी निकालना बाकी है 7 कार्बन के कितने एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। तो आइए लास्ट चीज जो हम लोग को करनी है, 7 कार्बन का एल्काइल ग्रुप कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम 7 कार्बन के एल्काइल ग्रुप कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर वही चीज करेंगे। सबसे पहले हमें चेन्स बनाना है, सबसे पहले हम चेन्स बनाएंगे। कैसे चेन्स बनेंगे? 7 कार्बन के, 7 कार्बन के जितने चेन्स बन सकते हैं बना लिए जाए। 7 कार्बन की चेन, 6 कार्बन की चेन और 1 कार्बन यहां, 6 कार्बन की चेन। ये भी मैं ना लेक्चर नंबर 4 में सिखा चुका हूं कैसे करते हैं। 1 कार्बन है, यहां लगा सकते हैं, यहां नहीं लगा सकते किनारे, अगर इस कार्बन को आप किनारे लगा तो सीधा करने पर यही आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस यहां लगा सकते हैं, तो यहां नहीं, यहां लगा सकते हैं जो कि यहां हुआ है, तो यहां नहीं, 2 ही केस बन सकता है। ये भी मैंने लेक्चर नंबर 4 में बताया है एल्केन्स गिनते समय। 5 कार्बन हो गया। अब आपके पास 2 कार्बन हाथ में है तो किनारे नहीं लगा सकते, इसको 1 2 2 3 पोजीशन पे लगा दीजिए, 2 5 पोजीशन पे लगा दीजिए, एक ही पे ऐसे दोनों लगा दीजिए, इस पे दोनों लगा सकते हैं, और इस पे दोनों ऐसे भी लगा सकते हैं। ये सब 5 कार्बन चेन वाला केस हो जाएगा। ये 7 कार्बन के बस इतने केसेस होंगे, 6 कार्बन के इतने केसेस होंगे, है ना, 5 कार्बन के इतने केसेस होंगे, और 4 कार्बन के कितने केसेस हो जाएंगे? 1 2 3 4 सी 5 6 7 1, बस इतने ही केस हो सकता है और कोई केस नहीं बन सकता। तो आइए गिनते हैं, ठीक है। मुझे इसका आंसर तो पहले से पता है कि ये 39 आना चाहिए, ठीक है। अगर 39 नहीं आता है तो हम कहीं गलती कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या हो जाएगा। यहां पर ये यहां लेंगे, ये नहीं, 1 2 3 4 4 यहां हो गए, ठीक है। मैं देख सकता हूं ये और ये सिमिलर पोजीशन है, 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गया। यहां क्या 1 2 3 4 5 6 7, ये सब अलग अलग केसेस हैं, ठीक है। तो यहां पे हो जाएंगे 6 केसेस, यहां हो जाएंगे 7 केसेस, ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, ये और ये पोजीशन सेम है, ठीक है। वैसे ये हो जाएगा 2 3 4 5, सिमेट्रिकल नहीं है, 6, तो यहां पे 6 हो जाएंगे, है ना। ये मॉलिक्यूल बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ये और ये केस सेम है, ये और ये केस सेम है, ये और ये केस सेम है ना, ये और ये केस सेम है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे। ऐसे ही आप देख सकते हैं ये और ये सेम है, इसलिए ये नहीं लेंगे, ये लेंगे तो ये दोनों को छोड़ दीजिए आप। ये पेंटावेलेंट वाला केस हो जाएगा 2 3 4, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही यहां गिन लिया जाए, ये भी हाईली सिमेट्रिकल केस है। यहां से अगर हाइड्रोजन जाएगा इट इज एज गुड एज यहां से जाना, एक जैसा है, ये और ये एक जैसा है, ये और ये एक जैसा है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इधर और इधर एक जैसा है, ये लेंगे तो ये और ये नहीं लेंगे, ये लेंगे तो ये और ये नहीं लेंगे, और ये ले लेंगे, ठीक है। तो ये 3 आ गया, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये केस सेम है, ये लेंगे तो ये दोनों नहीं लेंगे, ये पेंटावेलेंट का केस हो जाएगा, ये अलग केस है, ये और ये एक जैसे केस है, जैसा कार्बन वैसा इधर भी कार्बन, तो ये लेंगे तो ये नहीं लेंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। आइए गिनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 4 और 6 10
और 7, 17 और 6, 23 और 3, 26 और प्लस 4, 30 प्लस 3, 33 प्लस 3, 36 प्लस 3, 39। ठीक है, तो 7 के लिए कितने हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे। अब जो भी डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने अब तक दिया है ना, इन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, इन डिमॉन्स्ट्रेशन को आप भूल सकते हैं। ठीक है, याद क्या रखना है? इस टेबल को याद रखिए जिससे हमारे सारे क्वेश्चन हुआ करेंगे। अब मैं कहूंगा एक के लिए एक कार्बन का एक एल्काइल ग्रुप हो सकता है, 2 कार्बन के एक एल्काइल ग्रुप होता है, 3 कार्बन का 2 एल्काइल ग्रुप, 4 कार्बन के 4 एल्काइल ग्रुप, 5 कार्बन के 8 एल्काइल ग्रुप होते हैं, 6 कार्बन के 17 एल्काइल ग्रुप होते हैं और 7 कार्बन के 39 एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। और चूंकि एल्काइल ग्रुप्स ही वैरी करते हैं तो उनको एक बार मैंने चेक करके याद कर लिया तो फायदा क्या होगा? एग्जाम में आप काउंट नहीं करेंगे। जब काउंट नहीं करेंगे, आपने टेस्टेड काउंटिंग रखी हुई है टेबल में, ठीक है, अब आप टेस्टेड काउंटिंग आपके पास है, आप काउंट नहीं करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, आप काउंट नहीं करेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, और जो टेस्टेड काउंटिंग करके मैंने यहां रखा हुआ है, आप इसको मेमोराइज कर लेंगे तो आपके लिए काउंटिंग बहुत इजी हो जानी है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चंस करने पे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, तो आइए अब इन चीजों पर है ना क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एंड लेट मी टेल यू, यू विल एंजॉय द क्वेश्चंस। ठीक है, इट विल बी सो इजी, बहुत आसान क्वेश्चन होंगे, है ना, और आप तुरंत कर लेंगे। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पास्ट में भी किए हैं लेक्चर नंबर 4 और 5 में, पर वहां पर हम लोगों ने बेसिक्स से किया था, जहां चीजें एक एक करके हम लोगों ने डिराइव की थी। ठीक है, यहां पर अब डिराइव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार जो चीज वेरी कर रही है, यानी एल्काइल ग्रुप, वो चीज एल्काइल ग्रुप जो बार बार वेरी कर रहा है, वो चीज हम लोगों ने एक बार अच्छे से गिनकर टेस्टेड तरीके से उसको मेमोराइज कर लिया। तो आइए अब समय है कि हम लोग इस पे क्वेश्चंस करें। मेरे पास इस पे 5-6 क्वेश्चंस हैं, तो ये 6 क्वेश्चंस करने पर आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं जहां बिना गिने आप गिनते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड नंबर ऑफ एल्कोहल्स पॉसिबल, फाइंड नंबर ऑफ एल्कोहल पॉसिबल with formula C5H12O। ठीक है, अल्कोहल कह दिया, तो जैसे ही अल्कोहल कहा आपने OH तो फिक्स कर दिया। अब आपके पास 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन, ये तो फिक्स है, दिस इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, और ये चीज वेरी करेगी, दिस इज वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल है, बदल सकता है। 5 कार्बन के कितने अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं? जितने अल्काइल ग्रुप होंगे, जितने तरीके से ये बदल सकता है, उतने तरह के अल्कोहल होंगे, क्योंकि हर जगह जहां वैलेंसी होगी वहां जाके जुड़ जाएगा। तो 5 कार्बन के कितने ग्रुप्स हो सकते हैं? 5 कार्बन के 8 अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि यहां पर 8 अल्कोहल्स होगा, 8 अल्कोहल्स इसका आंसर हो जाए। ठीक है, तो 1 सेकेंड लगेगा आपको करने में। इसको हम लोगों ने जब किया था, है ना, तो हम लोगों ने 5 कार्बन के अल्कोहल गिने थे C5H12O करके, तो वहां पे हम लोगों ने बेसिक्स से जाकर एक एक जगह OH लगाया था, उसमें हमें काफी टाइम लगा था। यहां पे 1 सेकंड में आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि 5 के लिए 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 यही कर देता हूं, फाइंड नंबर ऑफ ईथर्स पॉसिबल विथ फॉर्मूला, ईथर्स पॉसिबल विथ फॉर्मूला C5H12O। ठीक है, ईथर्स पूछा गया, कैसे गिनेंगे? बहुत सिंपल है, O के ग्रुप्स बना लीजिए, O 4 1 3 2, ऐसा वहां भी सिखाया था मैंने। ठीक है, अब 4 कार्बन के जो एल्काइल ग्रुप है उसके सिर्फ 4 ही वेरिएशन हो सकते हैं। ठीक है, 4 वेरिएशन हो सकते हैं। आप देखिए यहां पे 4 कार्बन के एल्काइल ग्रुप का सिर्फ 4 वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, और एक के लिए 1 हो सकता है, एक कार्बन के एल्काइल ग्रुप के लिए 1 वेरिएशन हो सकता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि यहां पे 4 ग्रुप्स हो सकते हैं, A B C D, और यहां पे कुछ E हो सकता है। तो कितने ईथर्स बनेंगे? AOE BOE COE DOE, यानी सिर्फ 4 बनेंगे। तो हमेशा इनको मल्टीप्लाई किया जाता है, 4 1s are 4। अगर यहां D होता ना, 2 होते तो 8 ईथर बनते। क्यों ऐसे बनते? AOE BOE COE DOE, फिर कहते AOF BOF COF DOF, तो 8
ईथर्स हो जाते हैं, ठीक है, 8 ईथर्स हो जाते हैं। खैर यहाँ पे 1 है, तो हमेशा याद रखिए, अक्सर बच्चे इसको जोड़ देते हैं, जोड़ना नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 4 ईथर हो जाएंगे। 3 के लिए 2 होता है और 2 के लिए 1 होता है, 2 1 2, ठीक है। तो टोटल कितने ईथर्स हो जाएंगे? 4 ऐसे और 2 ऐसे, टोटल 6 ईथर्स हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल टाइम 1 मिनट में ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फाइंड, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड possible with formula C7H14O O2, ठीक है, C7H14O2, ठीक है। तो ये हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड निकालना है मुझे, बहुत सिंपल है। अगर इन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड कह दिया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जो फिक्स्ड पार्ट है वो तो फिक्स हो गया, COOH, फिक्स हो गया। जो पार्ट वेरिएबल है वो क्या होगा? C6। ध्यान देखिए बच्चे, यहाँ पे C7 लिख देते हैं क्योंकि हमें 7 कार्बन दिखाई देता है। ध्यान इस बात का रखना है कि इसमें से एक कार्बन यहाँ खप चुका है, ठीक है। ये चीज वेरिएबल है। वेरिएबल 6 के लिए कितना होता है? 6 के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, तो मैं आराम से कह सकता हूं यहाँ पे 17 कार्बोक्सिलिक एसिड्स पॉसिबल होंगे, ठीक है। एग्जाम में ना कोई आपको ड्रॉ करने के लिए तो कहेगा नहीं, बहुत पूछेंगे तो यही पूछ देंगे कि कितने आइसोमर्स इस फॉर्मूले से हो सकते हैं, तो यू विल टेक सेकंड्स टू सॉल्व इट, ठीक है। कुछ सेकंड्स में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन कर लिए, 3 और बचे हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन हो सकता है इसी में, फाइंड द नंबर ऑफ ईस्टर्स पॉसिबल विद द सेम फॉर्मूला। ईस्टर्स, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ईस्टर्स पॉसिबल विद द फॉर्मूला C7H14O2। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। इस क्वेश्चन को करने में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ईस्टर किसे कहते हैं? COO डैश डैश, ठीक है। एक कार्बन तो कम हो गया। मैंने हमेशा कहा कि यहां पर हम लोग हाइड्रोजन लगा सकते हैं, तो यहां पे 6 कार्बन लग सकता है। फिर एक वहां भेजिए, C1 COO C5, ठीक है, C5। फिर एक और उधर भेजिए, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? C2, और इधर C3 बचे, नहीं C4 बचेगा, और लिख सकते हैं COO। मैं जानबूझ के वो चीज जो फिक्स है उसको मैं है ना रेड रंग से लिख रहा हूं। यहाँ हाइड्रोजन भी फिक्स है, हाइड्रोजन बदल नहीं सकता, तो जो जो चीजें रेड से है वो फिक्स्ड है, और जो जो चीज काले से लिखी है वो वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, एक और इसको यहां भेज दीजिए, क्या आ जाएगा? C3, यहां भी 3 बचेगा, क्या लिख सकते हैं? COO, ऐसा। फिर एक और यहां भेज दीजिए, क्या आ जाएगा? C4 COO C2, ठीक है, C2, ठीक है। और फिर एक और उधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा? C5 C डबल बॉन्ड O C1, ठीक है। इतने ईस्टर्स पॉसिबल। अब इसको उधर नहीं भेज सकते। ये 6 के लिए कितना हो जाएगा? ये 6 कार्बन का एल्काइल ग्रुप कितने हो जाएंगे? 17, ठीक है, 17, दिस इज 17, ये 17 हो जाएगा। ये 1 होगा और ये 5 के लिए 8 होता है, 5 8 1 8, ये 8 हो गया। 2 के लिए 1 होता है, 4 के लिए 4 होता है, 4 के लिए है ना 4 होता है, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 17 8 4, 3 के लिए 2 और 3 के लिए 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4। तो यहां पे 4 ऐसे ईस्टर्स हो जाएंगे। 4 के लिए 4, 2 के लिए 1 4, तो यहां ऐसे 4 हो जाएंगे। 5 के लिए 8 और 1 के लिए 1 8, ऐसे हो जाएंगे। आप गिन लीजिए, 17 और 8 25, 25 प्लस 4 29 प्लस 4 33, 29 प्लस 4 33 प्लस 4 37, 37 एंड 8 विल बी 45, है ना। होप आई एम करेक्ट। ऐसे गिन लेते हैं, है ना। 25 और 8 हो जाएगा 33 प्लस 4 37 प्लस 4 41 प्लस 4 45। तो यहां पे कितने आइसोमर्स हो जाएंगे, कितने ईस्टर्स हो जाएंगे? 17 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8, ये आ जाएगा
45 ईस्टर्स हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं आपने 45 ईस्टर्स गिन लिए और आपसे गलती भी नहीं हुई कहीं पे, और आपने एग्जैक्टली सही गिना है। ठीक है, और टाइम भी बहुत कम लगा हम लोगों को इन ईस्टर्स को गिनने में। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने लगभग 4 क्वेश्चन कर लिए। फोर्थ क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन, और मेरे पास 2 क्वेश्चन है, उसे भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन। क्वेश्चन, फाइंड 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स possible with formula C5H13N। ठीक है, C5H13N। अब मुझे हर तरह का अमीन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले 1 डिग्री अमीन निकालते हैं। 1 डिग्री अमीन की क्या खास बात होती है 1 डिग्री अमीन के, कि इसमें ऐसा होता है NH2 इज द फिक्स्ड पार्ट। ठीक है, NH2 इज द फिक्स्ड पार्ट। अगर फिक्स्ड पार्ट को मैं रेड से दिखा रहा हूं, NH2 इज द फिक्स्ड पार्ट एंड द वेरिएबल पार्ट इज दिस 5। ठीक है, 5 कार्बन का एल्काइल ग्रुप हो सकता है। 5 के लिए कितना आ जाता है, अभी मैंने टेबल में बताया था 8। तो हो गया 1 डिग्री अमीन कितने होंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, एक लाइन में आपने गिन लिया। 2 डिग्री अमीन्स की बात करिए। 2 डिग्री अमीन्स की जहां तक बात है ना, तो मैं कह सकता हूं 2 डिग्री अमीन्स के केस में आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। फिर जो चीज फिक्स रहती है उसको मैंने ऐसे लिख दिया NH। ठीक है ना, इस पे वेरी करते हैं 4 1 3 2। इसको उधर भेज के अगर मैं लिखूं कि 2 3, तो मैं आपको बता दूं कि ये और ये सेम है, ऐसे पलट दीजिएगा तो यही आ जाएगा। तो बस इतने ही होंगे। ठीक है, तो 2 डिग्री अमीन्स बदले 4 के लिए 4, 1 के लिए 1, 4 1 4, 3 के लिए 2, 2 के लिए 1 है ना, 2 1 2। ठीक है, टोटल कितने आ जाएंगे, ये 6। ठीक है, 6 आ जाएगा। ये 6 2 डिग्री अमीन्स हो जाएंगे। अब 3 डिग्री अमीन्स की बात करिए। ठीक है, 3 डिग्री अमीन्स की बात की जाए, अगर मैं 3 डिग्री अमीन्स की बात करूं तो बात और सिंपल हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं इसमें कितने तरह के ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं 3 डिग्री अमीन्स में। तो जैसे मैंने 2 डिग्री अमीन्स में यहां 2 ग्रुप बनाए, दोनों ग्रुप को 4 1 वाला ग्रुप था, 3 2 वाला ग्रुप था, अलग अलग गिन के जोड़ दिया। ऐसे 3 डिग्री अमीन्स के लिए भी आपको ग्रुप्स है ना पता लगाने होंगे कितने होंगे, और वो ग्रुप्स बनाने के बाद आप जो है ना उनको बड़ी आसानी से गिन सकते हैं। ठीक है ना, तो ग्रुप्स बनाए जाए पहले। 3 डिग्री अमीन ऐसा कुछ होता है जिसमें N फिक्स होता है। ठीक है, क्या बदल सकता है, 5 है ना, 3 1 1, फिर N फिक्स कर दिया, एक कार्बन यहां कर दो, 2 है ना, 2 2 1। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई है ना ग्रुप्स की पॉसिबिलिटी संभव है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसके 3 के लिए 2, 1 के लिए 1, 1 के लिए 1, यानी 2 अमीन्स ऐसे हो जाएंगे। और यहां क्या हो जाएगा, 2 के लिए 1, 1 के लिए 1, 2 के लिए 1 और 1 के लिए भी 1, ऐसा सिर्फ एक अमीन होगा। तो मैं कह सकता हूं कि 3 डिग्री अमीन्स अगर आप जोड़ेंगे है ना, 3 डिग्री अमीन्स जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 डिग्री, 3 3 डिग्री अमीन्स आपको मिलेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूं है ना, लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मिथाइल कीटोन्स। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मिथाइल कीटोन्स with formula C6H12O। ठीक है, C6H12O ये कीटोन्स बताने हैं, वो भी मिथाइल कीटोन्स। ठीक है, तो जितनी चीजें क्वेश्चन में कह दी गई वो तो फिक्स हो गई। ठीक है, यानी ऐसा कीटोन होना चाहिए जिसमें एक तरफ मिथाइल लगाओ, तो इतनी चीज फिक्स हो गई। जो बचा क्या, 4 कार्बन बचे। ठीक है ना, 4 कार्बन, 6 कार्बन थे, 4 2 खत्म हो गए, फिक्स हो गए। ठीक है, जो भी चीज मैंने रेड में बनाई है वो फिक्स है। तो मिथाइल वाला कीटोन तो फिक्स हो गया, बचे 4 कार्बन, 4 कार्बन यहां लिखा मैंने। ठीक है, अब 4 के लिए कितने होते हैं, 4।
ठीक है, 4 के लिए कितने वेरिएबल पॉसिबल है एल्काइल ग्रुप के? 4 के लिए 4 पॉसिबल है, तो 4 के लिए 4, यानी मैं कह सकता हूं कि C6H12O फॉर्मूले से, है ना, 4 ऐसे कीटोन्स बन सकते हैं जो मिथाइल कीटोन्स कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज एंड ऑफ लेक्चर 6। आज हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक सीखा कि कैसे, है ना, आइसोमर्स को काउंट किया जाए बिना काउंट किए। ठीक है, और उसमें हमारी मदद की किसने, है ना, कि हमने पता लगा लिया पहले कि कार्बन के अनुसार कितने एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, वो हम लोगों ने टेस्टेड तरीके से बिना एरर के पता लगा लिया। इसको हम याद कर लेते हैं और अब बड़ी आसानी से, है ना, हम कैलकुलेशंस कर पाते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज बैठ चुकी है कि जो फिक्स होता है उसके अलावा जो एल्काइल फंक्शनल ग्रुप तो फिक्स होता है, लेकिन एल्काइल ग्रुप वेरिएबल्स होते हैं, तो वेरिएबल्स की मात्रा हम लोगों ने गिन ली और हमेशा इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इतना पढ़ने के बाद हम अब मतलब 6 लेक्चर तक पहुंचने के बाद हम लोग बहुत रेडी हैं इस बात के लिए कि अब आगे आइसोमेरिज्म, जो ट्रेडिशनल आइसोमेरिज्म है जैसा किताबों में दिखता है, वैसा हम लोग पढ़ सके। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 7 में, और बात करते हैं कि जो आइसोमेरिज्म को अब ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा इसमें चेन आइसोमर है, कौन सा पोजीशन आइसोमर है, कौन सा फंक्शनल आइसोमर है, कौन सा मेटामर है, इन सब चीजों पे बातचीत करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।